हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज है अपना टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि OOPS। इस नाम से बहुत फेमस है ये, और आज हम लोग यही कंप्लीट करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि देखिए, इसका वेटेज स्टेट में इतना कोई भारी भरकम है नहीं। हाँ, लेकिन टीआरई का अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जब तक अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मेरिट में आना चाहते हैं टीआरई में, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जो हम आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, और टाइम नहीं रहने के कारण इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ जो मेन मेन चीज है, अगर कोई वर्ड आता है तो उसका क्या डेफिनेशन है, मीनिंग क्या होता है, बस इतना हम लोगों को जान लेना है। प्रोग्रामिंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है एस्टेट के लिए। ठीक है। लेकिन जब टीआरई का स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें डीप में अपने को प्रोग्राम के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी मेरिट में नाम आ सकता है। तो अभी हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे, एकदम फटाफट निपटाएंगे। सिर्फ थ्योरी में जो आप ये पीडीएफ है, इसमें सब कुछ आपको दिखेगा, प्रोग्रामिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज कि पहले तो लाइक सब्सक्राइब कर ही लीजिए। दूसरा चीज कि अपना लगभग सिलेबस कंप्लीट है। क्या क्या टॉपिक रह गया वो आपको बता देते हैं। एक तो रह गया आपका टीओसी यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, एक रह गया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन वाला एक रह गया, और एक रह गया है अपना क्या बोलते हैं, आईओटी। ठीक है, ये 4 टॉपिक रह गया। तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा है। टीओसी देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन इतना कोई आता नहीं है, तो इसको भी हम लोग छोटे में ही निपटाएंगे। ये 4 चीज आपके रह गए हैं। ठीक है, ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज कि एक अनाउंसमेंट है, जो लोग पहला टेस्ट दिए हैं उनको तो पता ही है, वो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनको पता है। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पे अपडेट आपको मिलता रहता है हर चीज का। सेकेंड टेस्ट फ्री में टेस्ट मेरे वेबसाइट पे आपको देना है। ठीक है, पूरा फुल जैसे आपका नॉर्मल टेस्ट होगा एस्टेट का 150 नंबर का, जिसमें कि 100 नंबर आपका क्या रहेगा, 100 नंबर रहेगा आपका कंप्यूटर साइंस का सीएस का, और 50 नंबर रहेगा आपका अदर्स में, जिसमें कि टीचिंग ऑफ आर्ट्स है, मैथ है, रीजनिंग है 5-5 नंबर का, जीके है, ईवीएस से क्वेश्चन है। वो सारा कुछ सेम उसी पैटर्न पे आपको एक टेस्ट संडे को होने वाला है। संडे क्या तारीख है भाई? 12 अक्टूबर है। सुबह 7 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, शाम के 7 बजे तक लाइव रहेगा। लाइव तो ये उसके बाद भी रहेगा, लेकिन आपको 7 से 7 बजे के बीच देना है, जिससे कि जब हम मेरिट बनाए, जो रिजल्ट हम पब्लिश करें, तो उसमें आपका नाम लिस्ट में आए कि हाँ आपने क्या स्कोर किया। तो एक मोटिवेशन भी आपको दिखेगा कि हाँ मेरे से ऊपर कितना स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे से नीचे कितना है, कितने लोग एग्जाम दिए, क्या सबका परफॉर्मेंस चल रहा है, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरी चीज ये तो हो गई कि हम फ्री में आपको ये टेस्ट दिलवा देंगे अपने पोर्टल पे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सारा अपडेट आपको मिलता है। ठीक है, और एक चीज, एक पेड अनाउंसमेंट है। ठीक है, अभी तक सारा कुछ हम फ्री फ्री कर रहे थे, अब एक छोटा सा पेड अनाउंसमेंट है कि 10 टेस्ट का एक सेट बना है। ठीक है, उसी पोर्टल पे पेड वाले कंटेंट पे आपको दिखेगा, वो जो मेरा वेबसाइट है उसी पे। और इसका प्राइस हम कल अनाउंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसमें 10 टेस्ट है, मतलब कि कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा 10 इंटू 100, मान के चलिए 1000 क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेगा किसी भी टेस्ट में। ठीक है। दूसरा, आपको अदर्स में अगर देखा जाए आर्ट्स ऑफ टीचिंग का जो क्वेश्चन है, वो आपको 30 क्वेश्चन मिलता है एक टेस्ट में, तो 30 और इंटू 10 कर ले, 300 क्वेश्चन यहाँ से आपको वो वाले हो जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के, सबके क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे, मतलब 50-50 क्वेश्चन टोटल अगर देखा जाए जोड़ जाड़ के, तो 1000 तो आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन हर टॉपिक को उसमें इन्वॉल्व किए हैं। ओके, अगर पिछला टेस्ट जो दिए होंगे उसको पता होगा कि हर टॉपिक से क्वेश्चन लेते हैं हम। तो टोटल 1500 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे एक सेट मिल जाएगा, अगर आप 10 के 10 टेस्ट दे देते हैं तो ये एक पेड कंटेंट रहेगा हमारे तरफ से। और ऐसा नहीं कि हम सबको कह रहे हैं कि भैया ले ही लो, कोई जरूरत नहीं है। जिनका तैयारी बहुत अच्छा है उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, वो बिना टेस्ट दिए हुए भी आप जाके अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स ही लाना है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं हमको थोड़ा सा चाहिए, टेस्ट देना है, वो प्रैक्टिस करना है, जिससे कि और चीजें हम अच्छे से समझ सके,
क्योंकि थोड़ा डाउट है आपको तैयारी में, तो आप ये 1000 क्वेश्चन अगर आप इसको देख लेते हैं तो एक तरीके से आप नंबर ला लीजिएगा, पासिंग नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन अलग वाले भी रहेंगे, वो भी आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगा। लेकिन 1000 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से माना जाए कि आप पास हो जाइएगा। इतना तो है कि अगर उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। अब ये नहीं बोलेंगे कि सेम टू सेम मेरा ही क्वेश्चन प्रिंट होगा, ऐसा अगर कोई टीचर बोलता है तो वो आपको बेवकूफ बनाता है। कोई भी क्वेश्चन प्रिंट नहीं होता, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रिंट वाला सीन तो वो अलग चीज है। वो मान लीजिए तुक्का में आ गया, आप ही सेम टू सेम जो क्वेश्चन आप डाले थे वैसा ही वहां पर भी सेट करने वाला डाल दिया, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये चीज बिल्कुल कहना मुश्किल है कि जो हम डालेंगे, जो आप टेस्ट 1000 वाला दोगे वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो 1000 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपकी चांस जो है ना बहुत हद तक 100% के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है। और हम पहले कह देते हैं कि सबको लेने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे कि बहुत लोग करेंगे कमेंट कि सर आप फ्री फ्री कर रहे थे, पेड में आ गए। वो सिर्फ उनके लिए है भाई, क्योंकि देखो मेहनत लगा है, पोर्टल का खर्चा भी है, बहुत सारा चीज है। तो वो उनके लिए है कि जिनको लगता है कि 1000 क्वेश्चन हम देख लें तो हमारा और भी बेहतर हो जाएगा। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं, उनको क्या जरूरत है फालतू। वो उनको हम बोलेंगे ही नहीं कि भाई आप लोग, जिनको नहीं आ रहा नंबर, उनको है कि रट्टा भी मार ले कम से कम तो पास हो जाए, उसके लिए है ये, ठीक है। तो यही चीज था। कल हम सुबह सुबह अनाउंस कर देंगे, लाइव करने के बाद अनाउंस कर देंगे कि भाई ये टेस्ट है, इसका ये प्राइस है, ऐसे ऐसे आपको पे करना है, ठीक है। जिनको लेना होगा वो लेंगे, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सबको ही लेना है, ठीक है। जिनको इच्छा हो वो ले सकते हैं। बाकी टीचर की तरह नहीं कि 5 मिनट आए पढ़ाए उसके बाद अपना कोर्स बेच रहे हैं, वो सीन वाला यहाँ नहीं चल होने वाला है। बना दिए हैं, जिनको लेना हो, और मुश्किल से हमको लगता है 20 25 30 लोग लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि तैयारी ठीक ठाक चल रही है तो क्यों लेंगे वो, ठीक है। बाकी हम थ्योरी पढ़ाई ही है, थ्योरी आपको जो वीडियो कंटेंट है वो मिलता ही रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसको खत्म करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इससे पहले एक प्रोग्रामिंग प्रोसेस चलता था, प्रोसेड्यूरल। ये क्या होता था, ये सी प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज आता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट था, ये था कि प्रोसेड्यूरल प्रोग्रामिंग में हम पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शन में बनाते थे, ठीक, छोटा छोटा एक प्रोसेस बनाते थे फंक्शन के तौर पे, और उससे ना अपना पूरा जो मेन प्रोग्राम था वो चलता था। मतलब कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम में हम पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शन या प्रोसीड्यूर में बांट देते थे। हर फंक्शन अपना काम करता था, जैसे डेटा लेना, कैलकुलेशन करना, ये रिजल्ट दिखाना, ऐसे हम ना पार्ट बाय पार्ट में बांट देते थे। इसमें काम करने का तरीका होता था ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच। अब कहीं पर भी आ सकता है कि प्रोसीड्यूरल जो प्रोग्रामिंग था उसका क्या अप्रोच था, तो टॉप डाउन अप्रोच आपको टिक मारना है, ये आता है क्वेश्चन बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया void ऐड करके, इसमें क्या किया, इंट ए में साइन कर दिया 5, बी में साइन कर दिया 10, प्रिंट कर दिया सम, और सम में क्या कर दिया हमने, ये ए प्लस बी को करवा दिया। और जो मेन फंक्शन है अपना, जो प्रोग्राम है वो है ये इंट मेन, इसके अंदर हमने इस वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। अब कुछ लोग नहीं समझेंगे प्रोग्राम, रीजन क्या है कि आप लोग का बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर से, तो आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं समझेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए हम प्रोग्राम लिख दिए हैं, आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो था वो क्या था, ये कैसे वर्क करता था, ओप्स प्रोग्रामिंग क्या है, इसको डिफिनेशन से समझ जाइएगा, बात खत्म है। आप ये जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है प्रोग्राम, इस पे दिमाग मत लगाइए। जब हम टीआर आप लोग पास कर जाइएगा, टीआरई का पढ़िएगा, तो हम करेंगे वहां पे चीजें एक बेसिक स्ट्रक्चर तरीके से शुरुआत करेंगे कि प्रोग्राम होता कैसे, लिखते कैसे, प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट दिखेगा, आउटपुट कैसे निकलेगा, पूरा प्रोसेस में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कैसे इस साइन को इधर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, इस साइन को इधर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, सब कुछ समझाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन रट्टा मार लेना है, क्योंकि पास होना है भैया, टाइम नहीं है। तो क्या हुआ, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन अप्रोच वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो छोटे छोटे फंक्शन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की हर लाइन एक एक करके चलती है जब तक कोई लूप या कंडीशन ना आए। मतलब सिंपल अगर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो एक एक लाइन करके
चलेगा। जैसे देखिए यहां से इंट ए है, इसमें असाइन क्या किया हुआ है 5 डाल दिए, बी में डाल दिए 10, और एक सम है, ये भी इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। अब क्या हुआ, ये हो गया एक लाइन। दूसरा लाइन है कि सम में क्या करना है, हमको ए और बी को जोड़ देना है, और प्रिंट में क्या कर देना है, उसी सम को प्रिंट करा देना है। अब सोच के देखिए, अगर ये लाइन बाय लाइन नहीं होगा, ये लाइन नहीं चलेगा, ये लाइन डायरेक्टली चल जाएगा, तो क्या दिक्कत आएगा, इसको पता ही नहीं है कि ए और बी में है क्या वैल्यू। ठीक है, ए और बी इसके अंदर कोई वैल्यू तो होना चाहिए, वो वैल्यू इसको पता है। अगर ये लाइन नहीं चला तो ये वैल्यू इसको पता नहीं चलेगा, तो ये यहाँ पे गलती हो जाएगा फ्रेंड। तो ये क्या करता है कि सीक्वेंशियल फॉर्म में चलता है, एक एक लाइन कंसीडर करके नीचे बढ़ता जाता है। ठीक है, आउटपुट इसका क्या आएगा 15 आएगा, क्योंकि 5 और 10 को जोड़ के आउटपुट दे दिया। ठीक है, स्टेटमेंट सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। और आगे क्या है, यूज ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। अब क्या होता है, ये वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए होता है और फंक्शन उस डेटा पर काम करता है। जैसे अभी वेरिएबल हमने क्या असाइन किया था, जैसे यहाँ पे देखिए इंट एक ऐड है, ठीक है, और उस ऐड के अंदर क्या असाइन किया हुआ, इंट एक्स असाइन कर दिया। यहाँ कोई वैल्यू अभी नहीं डाले हम, ठीक है, एक्स और वाई हमने 2 मान लिया, और हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर दे दिए कि रिटर्न करना है तुमको एक्स प्लस वाई रिटर्न कर देना है। अब यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम मेन फंक्शन में इसको कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि वहां पे उसके अंदर वेरिएबल जो था हमारा एक्स वाई, उसके जगह हम उसको असाइन कर देंगे एक वैल्यू 10 और 20। तो यही होता है वेरिएबल। वेरिएबल का वैल्यू जो है चेंज होता है, वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है उसका वैल्यू। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बार 10-20 जोड़ दिए, एक बार 30-20 जोड़ देंगे, तो 30 यहाँ फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये एक्स का पोजीशन है, तो ये एक्स में चला जाएगा 30। तो ये चेंज होता रहता है, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल है, जो ऐड फंक्शन उनका सम निकालता है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या करता है, अपना वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, अगर एक फंक्शन में डेटा चाहिए हो तो दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। भाई लिमिटेशन क्या था जिस कारण से उप्स कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। लिमिटेशन इसका यह था कि डेटा सिक्योर नहीं रहता था, कोई भी फंक्शन बदल सकता है। ठीक है, कोड बार बार हमको लिखना पड़ता था, दोहराना पड़ता था, एक ही काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं था कि एक बार फंक्शन हम अगर बनाएं तो उसको फिर से दोबारा यूज कर लें। रीयूजेबिलिटी नहीं, कम था, इसमें था लेकिन बहुत हद तक कम था। प्रोग्राम बड़ा होने के बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि कोड का लाइन बढ़ जाता था इसमें। किसी एक जगह चेंज करो तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ सकता था इसमें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, अगर कई फंक्शन एक ही ग्लोबल वेरिएबल बैलेंस को बदल रहे हैं तो किसी कारणवश हो सकता है कि टाइमिंग इशू हो जाए, कुछ हो जाए, जहां पे बैलेंस को क्या कर रहा है कि अलग अलग कई फंक्शन उसको चेंज कर रहा है। जैसे बैलेंस निकालने पे भी चेंज हो रहा है, अपडेट करने पे भी चेंज हो रहा है, मतलब अलग अलग कंडीशन में ये चेंज हो रहा है। अब हुआ क्या कि फाइनल बैलेंस जो था वो कुछ और आना चाहिए, लेकिन एक बीच में एक फंक्शन जो था ना, वो क्या हुआ कि देरी से चला या किसी कारणवश उसमें थोड़ा सा एरर आ गया या कुछ दिक्कत आ गया, तो ये बैलेंस का जो वैल्यू था वो चेंज हो सकता था इसमें। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ आती थी। इस कारण से हमें लाना पड़ा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स कॉन्सेप्ट, जो डेटा को सुरक्षित रखता है और कोड को रीयूजेबल बनाता है। मतलब एक बार कोड लिखिए उसको बार बार यूज कर सकते हैं आप। तो इसका इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो ये जो अपना प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, टॉप डाउन अभी बताएं, ऊपर से नीचे चलता है। फोकस क्या था इसका, फंक्शन पे फोकस था, लॉजिक पे फोकस था, काम पे ज्यादा ध्यान है इसका। डेटा कैसा था, शेयर्ड अमंग फंक्शन, हर कोई डेटा बदल सकता था इसमें। अब एग्जांपल के लिए लैंग्वेज जो था सी में यूज होता है, पास्कल, फोर्ट्रैन, ये सब यूज करते थे। और मतलब कि मोस्टली जो हम लोग सिलेबस है वो सी लैंग्वेज के कारण ही प्रोसीड्यूरल को हम लोग समझते हैं। लिमिटेशन क्या था, डेटा सिक्योरिटी नहीं था, मेंटेनेंस इशू था। ठीक है, जैसे कोड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, रीयूजेबल नहीं था तो हमको बहुत दिक्कत आता था भाई। अब इसके बाद आया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड टॉपिक है। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है ना, ये फाउंडेशन है हमारे ओप्स कॉन्सेप्ट का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन है, मतलब बेस जिसको बोल सकते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब क्लास क्या होता है,
ठीक है ना। और आपको बता दें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये पूरा पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट के आसपास ही घूमता रहेगा पूरा जिंदगी भर, ये इससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो अब डिफिनेशन समझते हैं भाई क्लास क्या होता है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इट डिफाइंस डेटा यानी वेरिएबल एंड फंक्शन यानी कि मेथड दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको हिंदी में समझे तो क्लास को एक ढांचा ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, जैसे घर का नक्शा। इसमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट यानी कि घर कैसा दिखेगा और क्या क्या करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें एक क्लास बनाया हमने कार नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग एक्सेस वाला वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा पब्लिक क्यों होता है, प्राइवेट क्यों होता है, ये सारा कुछ। एक कार नाम से हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया। इसके अंदर हमने क्या डाला, कलर डाल दिया, स्ट्रिंग कलर, और वॉइड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये एक फंक्शन है, इससे क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट होगा, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। और ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट बताता है कि इसका कलर कैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वॉइड स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर प्रिंट दे दिया कि कार स्टार्टेड, इतना तक ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, देखिए क्लास के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है यानी डेटा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, ये स्ट्रिंग कलर जो है ये एक तरीके से वेरिएबल है। किसी गाड़ी का कलर, किसी कार का कलर ब्लू हो सकता है, किसी का कलर रेड हो सकता है, इस तरीके से। और इसके अंदर एक फंक्शन भी है कि वॉइड स्टार्ट। फंक्शन क्या क्या हो सकता है कि गाड़ी बंद करना, गाड़ी चालू करना, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से फंक्शन हो गया, तो दोनों चीज के अंदर रह सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। इट यूजुअली actually exist and use the blueprint. Multiple object can be created from one class. अब कैसे, क्लास तो सिर्फ एक प्लान होता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो असली चीज है जो मेमोरी बनाती है। कैसे, कार जो था हमारा वो एक क्लास था, और उस कार के अंदर ध्यान दीजिएगा मारुति हो गया, BMW हो गया, ये सब क्या है, कार का कंपनी है, ये एक तरीके से रियल वर्ल्ड का चीज हो गया। अब बोलेंगे कार, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कौन से कंपनी का कार लेंगे, पॉसिबल है कि हम कार ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो हमको पहले एक डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कार लेना है, ठीक है, एक बात है कि हम कार लेंगे, लेकिन कौन सा कार लेंगे, तो हमको कोई एक पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कार जो है एक तरीके से ये क्या है कि सिर्फ प्लान है, लेकिन उसके अंदर का जो असली माल है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए एग्जाम्पल में कार C1 हो गया, एक कार C2 हो गया, मतलब C1 और C2 जो है ये ऑब्जेक्ट है क्लास कार का। अब अभी और आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग अ क्लास। जैसे एक क्लास लिया, उसका नाम दिया क्लास नेम, और एक्सेस स्पेसिफायर, ये जो अभी पब्लिक प्राइवेट ये सब वाली जो बात कर रहे थे वो यहाँ रहता है। इसके बाद हम लोग अंदर में उसके ऑब्जेक्ट डालते हैं। अब यहाँ पे इस वाले में देखिए एक क्लास बनाया हमने स्टूडेंट नाम से, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दे दिया, स्ट्रिंग में रखा नाम को, इंट में रखा रोल को यानी रोल नंबर को, और एक हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन बनाया वाइड डिस्प्ले। और डिस्प्ले में क्या क्या प्रिंट करवाएंगे हम, नाम भी प्रिंट करवा देंगे, रोल नंबर भी। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ स्टूडेंट एक क्लास है जिसमें दो डेटा मेंबर है, एक नाम और रोल नंबर, और एक फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करवाएगा। अब देखिए ये जो है ये डेटा मेंबर है, नाम और रोल नंबर, और इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करवा रहा है। चलिए, क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्लास का सिंटेक्स देखें। अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट का नाम। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये अपना क्लास था स्टूडेंट, ठीक है, और ये है S1 ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, गौर से देखिए, S1 डॉट नेम मतलब कि अमित हो गया, S1 डॉट रोल नंबर 101 हो गया, और S1 डॉट वो फंक्शन जो डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ हिंदी में समझे तो यहाँ S1 नाम का स्टूडेंट बनाया गया जो अमित नाम और 101 रोल नंबर रखता है, और फिर डिस्प्ले फंक्शन से उसकी जानकारी देता है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका।
अभी सिर्फ इतना डिटेल में नहीं जाना है, अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं भी आए तो एकदम इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ चीजों को समझिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हम डेफिनेशन बताते हैं उसको बस दिमाग में रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर एस्टेट क्लियर करना है तो ज्यादा लोड मत लीजिएगा, सिर्फ इसको दिमाग में रखिएगा। बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे हम, ऐसा नहीं बहुत भारी भरकम बना देंगे, नहीं, हम इस वाले टॉपिक में हम इतना भारी भरकम नहीं दे सकते हैं। छोटा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी छोटा है ये। अब देखिए, एक्सेसिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब क्या है, टू एक्सेस मेंबर यूज डॉट, डॉट ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। कैसे, यहां देखिए, मान लीजिए हमको कार C1 का डिटेल चाहिए, अगर मान लीजिए कलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, C1 डॉट कलर लिख देंगे, ठीक है, C1 डॉट स्टार्ट लिख देंगे। मतलब कोई भी चीज को अगर हमको एक्सेस करना है तो हम डॉट लगाएंगे उसके। कैसे लगाएंगे, पहले लिखेंगे हम क्या, ऑब्जेक्ट नेम, फिर डेटा मेंबर, ऑब्जेक्ट नेम या जो उसका फंक्शन था वो, बीच में डॉट अगर लगा देंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा हमारा। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, डिफिनेशन कहता है कि ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ये होता है अपना क्लास, ऑब्जेक्ट होता है रियल इंस्टेंट ऑफ द क्लास। मेमोरी, क्लास के लिए नो मेमोरी अंटिल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा इसको मेमोरी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जब मेमोरी लेगा तो क्लास का भी मेमोरी हो गया। टाइप, लॉजिकल एंटिटी होता है क्लास, और ऑब्जेक्ट जो है फिजिकल एंटिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार एक तरीके से लॉजिकल चीज है, लेकिन उस कार के अंदर जो कंपनी है, रियल लाइफ चीजें जो है वो हो गया हमारा BMW, टाटा, होंडा, ये सब जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। पर्पस क्या है डिफाइन इसका क्लास का, ये डिफाइन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और ऑब्जेक्ट जो है यूज द, उस स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट यूज करता है। अब जैसे देसी एग्जांपल में समझे तो क्लास जो है मोबाइल का मॉडल है, जैसे iPhone 14, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो असली मोबाइल जो आपके हाथ में है, ठीक है, नाम तो हो गया iPhone 14, लेकिन जो उस वो पर्टिकुलर जो फिजिकल चीज जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट, बस इतना दिमाग में रखिएगा। फिर है मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब सिर्फ क्लास लिखी जाती है तो मेमोरी बिल्कुल नहीं बनती इसमें। मेमोरी तभी बनती है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है, लेकिन फंक्शन सबके लिए कॉमन रहते हैं। देखिए यहां पे गौर से देखिए, क्लास स्टूडेंट बनाया, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग में नाम डाल दिया, इंट में रोल नंबर डाल दिया। अब स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, दो हैं, एक S1 है, एक S2 है। यहां पे S1 और S2 दोनों के पास अपना नाम और रोल नंबर होगा, पर दोनों एक ही स्टूडेंट क्लास में है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब S1 S2 का खुद का मेमोरी तो होगा, क्योंकि भाई अगर S1 S2 मतलब हम है, एक तुम हो गए, तो मेरा भी नाम होगा, मेरा रोल नंबर होगा। S2 हो गए तुम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रोल नंबर। अगर वो नाम और रोल नंबर डल गया उसमें तो उसका मेमोरी तो कुछ तो कहीं ना कहीं स्पेस लेगा। अब ये दोनों मिलके एक क्लास बना दिया, तो क्लास का भी मेमोरी हो गया। जब तक क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। मान लो क्लास खाली है तो कोई मेमोरी नहीं, जैसे ही उसमें ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब हमारे जैसा कोई लड़का उसमें गया उस क्लास में, क्लास और स्टूडेंट वाला रिलेशन समझ लो। क्लास मतलब क्लास खाली, कुछ मेमोरी नहीं है उसके पास। जैसे उस क्लास में एक बच्चा गया मतलब ऑब्जेक्ट गया, तो बच्चा अपना नाम, रोल नंबर, फलाना ढिमकाना सब लेके पहुंचेगा, तो वो मेमोरी लेगा। तो यही कहानी है पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट का। इन शॉर्ट टेबल में समझे तो क्लास जो है ब्लूप्रिंट ऑफ और टेम्पलेट है। एग्जाम्पल के लिए क्लास कार नाम से बना दिए, हिंदी में प्लान या नक्शा बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंट ऑफ क्लास है, यानी कि उस कार का एक अलग पर्टिकुलर नाम, जैसे होंडा हो गया, टेस्ला हो गया, ये फलाना ढिमकाना जो भी है, टेस्ला, हाँ टेस्ला का भी कार आता है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं भाई, एक्सेस ऑपरेटर कैसे करते हैं, डॉट से करते हैं, ठीक है। C1 डॉट स्टार्ट ऐसे कर दिए, ऑब्जेक्ट से फंक्शन चला देते हैं। मेमोरी, क्लास में कोई मेमोरी नहीं होता, लेकिन ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे मेमोरी हो जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा जाए तो क्लास जो है मोबाइल है, ठीक है, या मोबाइल का कोई मॉडल है, और ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल मोबाइल है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या है भाई, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है
इंग्लिश में समझ लेते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर एंड हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल। जितना जरूरत की चीज है सिर्फ उसी को दिखाना है, बाकी चीज को हम छुपा देंगे। जो चीज का काम नहीं है उस चीज को हमको दिखाना नहीं है सभी को। ये कहाँ होता है? ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। देसी भाषा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है जरूरी चीजें को दिखाना है और फालतू डिटेल को छुपाना है। जैसे हमें बस ये पता होता है कि टीवी का रिमोट दबाने से चैनल बदल जाता है, लेकिन अंदर सर्किट कैसे काम कर रहा है इससे कोई मतलब है हमको नहीं है। तो ये है अपना डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एटीएम मशीन का एग्जांपल अगर ले, हम बस पैसा निकालते हैं, अंदर बैंक सर्वर कैसे आपका कैलकुलेशन बिठाया, आपका बैंक अकाउंट चेक किया, इस सबसे हमको कोई मतलब है नहीं है। तो यहाँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही एक तरीके से एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये आपको हम वहां पर भी दिखाए थे, डेटा स्ट्रक्चर में भी बताए थे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो होता है जो बिहेवियर बताता है, ये नहीं बताता कि वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ, वो क्या करता है। जैसे कि वहां पे बताए थे स्टैक। स्टैक कैसे काम करता है? लास्ट इनपुट मतलब फर्स्ट इनपुट लास्ट आउटपुट वाला लीफो पे काम करता था, ये बताए थे कि मतलब उसका बिहेवियर जान रहे हैं। अब इसके अंदर इंटीजर जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन हुआ था? नहीं हुआ। तो यहां पर भी वही चीज है। एडीटी का मतलब होता है ऐसा डेटा टाइप जिसका काम पता है पर अंदर का लॉजिक नहीं है। ठीक है, जैसे स्टैक में बस पता है कि लिस्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, पर अंदर कैसे स्टोर होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए एब्स्ट्रैक्शन का, तो जैसे कार हो गया रियल लाइफ एग्जांपल में, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलरेटर, हम ये तीनों चीज देखते हैं कार में। हमको क्या क्या चीज छुपाया जाता है? इंजन का मैकेनिज्म, कि मान लीजिए हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो जो चीजें गाड़ी स्पीड में जाती है, अब कैसे मैकेनिज्म अंदर में काम कर रहा है, इसकी स्पीड हो गया, इससे हमको कोई मतलब है? ये हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। फ्यूल इंजेक्शन जो है कि मान लो इंजन जो अंदर में काम करता है, फ्यूल को आपको जलाता है तभी आपका गाड़ी चल रहा है, इससे हमको कोई मतलब है या हमको पता चलता है क्या? नहीं चलता है। मोबाइल फोन में देखें, कॉल मैसेज ऑप्शन आपको दिखता है कि एक बटन दबाए कॉल कर लिए, लेकिन सिग्नल जो आप कॉल किए हैं वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ये सब चीज नहीं दिखता ना। एटीएम मशीन में कैश विड्रॉल बैलेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन अंदर का सारा कुछ वेरिफिकेशन ये सब कैसे हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, यानी पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, ये तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अभी समझेंगे क्या क्या सबकी मतलब डिटेल है। टू हाइड और शो डेटा, इन तीनों चीज से हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। कैसे? जैसे फंक्शन, टू प्रोवाइड ओनली नेसेसरी इंटरफेस टू यूजर, दो तरीके से, एक तो एक्सेस स्पेसिफायर से, एक फंक्शन से। एक्सेस स्पेसिफायर में प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक को यूज करके हम डेटा को हाइड और शो कर सकते हैं। फंक्शन में टू प्रोवाइड ओनली नेसेसरी इंटरफेस टू यूजर, इस तरीके से। अब देसी एग्जांपल समझे, ओप में हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं कैसे? एक्सेस स्पेसिफायर लगा के, जैसे प्राइवेट चीजों को छिपा देंगे, सिर्फ जरूरी फंक्शन को पब्लिक करके रखेंगे, बाकी चीज को इंटरनली करवाएंगे। तो इस तरीके का काम। अब यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, अब इस कोड को अगर हम समझाने जाते आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ये हमको पता है, 100% पता है कि आपको समझ नहीं आएगा। बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। यहाँ देखिए प्राइवेट किया हुआ है मार्क्स को, मतलब कि जो नंबर है उसको प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, हिडन डेटा कर दिया है। और पब्लिक क्या कर रखा है कि इन टाइम मार्क्स जो है ये 0 या उससे बड़ा है या 100 या इससे छोटा है, तो मार्क्स एम प्रिंट कर, मतलब इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ इसे समझ लेते हैं, यहाँ समझाएंगे तो फिर आप फंस जाइएगा। मार्क्स को प्राइवेट रखा, डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया गया है, यूजर सिर्फ सेट मार्क्स और गेट मार्क्स यूज कर सकता है। अब सेट मार्क्स और गेट मार्क्स जैसे आपका एटीएम वाला चीज है कि जैसे हम विड्रॉ के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो अंदर में कुछ कोडिंग होगा, वो कोडिंग हमको नहीं पता है कि वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है आपका बैलेंस, लेकिन आप सेट मार्क्स और मतलब कि विड्रॉ और चेक बैलेंस का बटन दबाते हैं और आपको दिख जाता है। तो काम तो यहां से लेता ही है वो भाई। अगर मान लीजिए आपका बैलेंस यहाँ पे है कुछ, तो बैलेंस तो यहीं से, अगर चेक बैलेंस कीजिएगा तो बैलेंस तो यहीं से निकलेगा, लेकिन
उस बैलेंस को देखने के लिए आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको जो है एक फंक्शन बना के दे दिया, पब्लिक फंक्शन, जिसका नाम रख दिया चेक बैलेंस। चेक बैलेंस कीजिएगा तो वो इसको एक्सेस करके आपको दिखा देगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाइएगा। बस ये है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का लॉजिक। शॉर्ट में समझे तो एब्स्ट्रैक्शन हाइड इंटरनल डिटेल को हाइड कर देता है। जैसे एटीएम, कार, मोबाइल, ये सब का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। एडीटी डिफाइन व्हाट ऑपरेशन नॉट हाउ, मतलब कि क्या ऑपरेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे इसको मतलब नहीं है। डिफाइन व्हाट ऑपरेशन नॉट हाउ, स्टैक और क्यू, ना ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या बताता है हमको कि ऑपरेशन कैसे होगा। एक मिनट, डिफाइन व्हाट ऑपरेशन है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या लिखे हैं? एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन बाय इट्स बिहेवियर। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का हमको लॉजिक नहीं यहाँ पे पता करना है, हमको सिर्फ ये इसका बिहेवियर, इस लाइन को काट दीजिएगा, ये दिक्कत करेगा, इसमें घुस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये लाइन गलत लिखा गया है। ठीक है, एडीटी का मतलब होता है कि वो बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो वर्किंग है उसका। ठीक है, बस ये दिमाग में रखना है। इन उप्स कॉन्सेप्ट डन यूजिंग क्लास एंड एक्सेस स्पेसिफायर एब्स्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, इन सब तरीके से। अब चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। जहां पर भी हाइडिंग की बात हो रही है भाई, वहां पर भी एक्सट्रैक्शन में भी हाइडिंग हो रही थी भाई, चक्कर क्या है, तो इसको आप समझते हैं ये उससे अलग कैसे। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और फंक्शन को एक डब्बे में बंद कर देना। मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर हम डेटा को क्या करते थे, हाइड कर देते थे। ठीक है, हाइड किए, हाइड नहीं, उसको हम रोक देते थे, वहां पे छुपा के रखते थे, और एक फंक्शन बनाते थे, सिर्फ फंक्शन उसको ना एक्सेस कर पाता था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में। इनकैप्सुलेशन में क्या है कि एक डब्बा बनाए, उस डब्बे में हम क्या डाल दिए, डेटा भी डाल दिए और फंक्शन भी डाल दिए। ठीक है, एक डब्बा में बंद कर दिए ताकि डेटा सेफ रहेगा। जैसे दवाई की कैप्सुलेशन मतलब क्या, कैप्सूल, तो जैसे दवाई का एक कैप्सूल होता है, उसमें क्या होता है, अंदर मान लीजिए बहुत सारा आप देखे होंगे लाल पीला हरा करके छोटा छोटा दाना रहता है, वो सब मिक्स होके अंदर पड़ा हुआ रहता है। आपको क्या दिखता है, वो छोटा सा जो आपका कैप्सूल है सिर्फ वही दिखता है, अंदर का चीज वो छुपा हुआ रहता है। जब उसको कभी खोल के देखिएगा तो उसमें आजकल ट्रांसपेरेंट भी आता है, दिख जाता है, लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो वो ढका हुआ रहता है, अंदर में सामान भरा हुआ है। उसको जब खोल के देखिएगा तो उसमें अलग अलग टाइप का कुछ कुछ चीज है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, कैप्सूल मतलब कि आप डेटा और फंक्शन को एक डब्बा में बंद कर दिए। अब एक्सेस स्पेसिफायर, अभी जो हम बताए पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, अब इसके बारे में समझते हैं। पब्लिक का मतलब कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इसको एक्सेस करते, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाहर से भी एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट का मतलब एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास, मतलब कि अगर हम कोई क्लास बनाए, उसके अंदर कोई प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना के रखे या प्राइवेट फंक्शन बना के रखे, तो हम सिर्फ उसी क्लास में उसको चला सकते हैं, ऐसे नहीं कि बाहर से उसको कॉल कर लेंगे, नहीं काम करेगा वो। प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल इन डिराइव्ड क्लास, मतलब कि ये सिर्फ इनहेरिटेड क्लास में एक्सेसिबल होगा, पूरे क्लास के अंदर भी नहीं होगा। ये प्रोटेक्टेड है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिफाइन किया हुआ, ये आप मान के चलिए। डिफरेंस बिटवीन डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? डेटा हाइडिंग क्या करता है, हाइडिंग इंटरनल डेटा फ्रॉम द आउटसाइड यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल, और इनकैप्सुलेशन क्या करता है, कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन क्रिएटिंग ए क्लास दैट होल्ड बोथ। एक क्लास बना लिए, उसके अंदर दोनों डेटा और फंक्शन दोनों को रख दिए। अब यहाँ इस क्लास से जो है ना, हम उसको शो और हाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था कि वेरिएबल से हम हाइड कर, प्राइवेट वेरिएबल हम कर देते थे, उससे डेटा को हाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे एक डब्बे का है, सिर्फ यहाँ पे डेटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फंक्शन भी और उसका डेटा दोनों को कंबाइन करके हम रखते हैं कैप्सूल में बंद करके, वो चीज इनकैप्सुलेशन में होता है। डेटा हाइडिंग मतलब अंदर के डेटा पर लॉक लगाना, और इनकैप्सुलेशन मतलब कि पूरा जो आपका सिस्टम है, मतलब कि एक लॉकर बना देना और वो चाबी से खुलेगा। बेनिफिट और ऑफ इनकैप्सुलेशन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए यूज होगा, इजी मेंटेनेंस, कोड मॉडिफिकेशन, रीयूजेबिलिटी हो जाएगा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल होगा, प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल डेटा मॉडिफिकेशन, से बच जाएंगे हम, मतलब एक्सीडेंटल कुछ हम चेंज कर दिए उससे बच सकते हैं यहाँ पे।
देसी एग्जाम्पल समझे तो इनकैप्सुलेशन ऐसा है जैसे एटीएम कार्ड, पिन आपका डेटा हो गया, स्वैप करने का आपका फंक्शन हो गया कि स्वैप करते हैं तो आपका चीज होता है। अब ये दोनों साथ में है लेकिन कार्ड की सिक्योरिटी रहती है। पिन भी अगर मान लीजिए कोई एक सिंगल काम तो करेगा नहीं, खाली आप पिन डालिएगा नहीं होगा, है ना, आपको कार्ड स्वैप भी करना पड़ेगा, पिन भी डालना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज को मिला के सिक्योरिटी आपने बना रखा है। फिर पांचवा आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब क्या है भाई ये नया चीज? कंस्ट्रक्टर एक खास फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनते ही अपना काम चालू कर देता है, डेटा को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें भी टाइप होते हैं, क्या क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ऑटोमेटिकली कॉल कंस्ट्रक्टर को कर लेगा ये। ठीक है, यहाँ देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, यहाँ हो गया पब्लिक एक बना दिए, उसमें डेमो नाम से एक फंक्शन बनाए, उसमें प्रिंट करवा दिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड का, और डेमो डी जैसे करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ये। दूसरा होता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या है कि वहां तो हमने सिर्फ नॉर्मली प्रिंट करवाया था, यहाँ पैरामीटर दे के प्रिंट करा देंगे। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल ए दे दिए हम, और यहाँ पे जब भी उसको कॉल ऑटोमेटिक करना, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू पुश करेंगे तो हमको क्या प्रिंट देगा, वो वैल्यू इक्वल टू 10 दे देगा। ठीक है, वहां क्या था कि फिक्स था चीजें, कि एक लाइन लिख दी वो फिक्स है। लेकिन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम यहां से एक वैल्यू पास करेंगे, वही वैल्यू प्रिंट होगा। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है भाई, ये क्या करता है कि आप देखिए गौर से, एक इंट एक्स डिफाइन किए, अब क्या कर रहे हैं, डेमो इंट वैल्यू और एक्स जो है वो वैल्यू है। गौर से देखिए, अब गौर यहां पे देखिए डेमो एन ऑब्जेक्ट और एक्स ऑब्जेक्ट एक्स, ये क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। नॉर्मली क्या था, एक्स था, लेकिन अब वो एक्स जो है किसके अंदर चला गया, वैल्यू के अंदर चला गया। अब यहां पे गौर से देखिएगा, डेमो D1 50 प्रिंट करेगा, ठीक है, और डेमो D2 में D1 प्रिंट कर देगा। मतलब एक तरीके से इसका कॉपी कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉपी वाला फंक्शन चला दिया है। ये क्या किया है कि ऊपर वाला जो रहेगा उसको कॉपी कर लो अपने अंदर, तो ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम। अभी आपको समझ नहीं आया क्योंकि अभी आप प्रोग्रामिंग जानते नहीं है, तो इस कारण से दिक्कत होगा थोड़ा सा, बट अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब एक ही क्लास में अलग अलग पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर बनाना। जैसे यहां देख लीजिए, एक डेमो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना दिया हम, जिसमें कि डिफॉल्ट प्रिंट करवा रहे हैं। दूसरा है इसके अंदर हम एक वेरिएबल भी असाइन कर दिए और उसमें ये चीज प्रिंट करवा दी। अब तीसरा है, इसमें 2 वेरिएबल असाइन कर दिए, 2 पैरामीटर दे दिए हैं इसमें। अब देख लिए इंट ए इंट बी दोनों पैरामीटर हम डाल रखे हैं। तो इस तरीके की चीजें होता है ना, एक ही क्लास में अलग अलग पैरामीटर डालना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। फिर होता है डिस्ट्रक्टर एंड इट्स पर्पस। जैसे डिस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, कंस्ट्रक्टर बना रहा है, डिस्ट्रक्टर उसको उड़ा देगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टर यूज टू फ्री मेमोरी और क्लीन अप रिसोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। इट्स नेम स्टार्ट विद अ, इस तरीके का साइन से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के खत्म होते ही चलता है और मेमोरी को फ्री कर देता है, बस इतना सा काम है इसको। अब इससे ज्यादा मत समझिए इसको। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल कैसे होगा, पहले क्रिएट करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे डेमो डी कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। फिर उसके बाद यूजेज होगा, ऑब्जेक्ट परफॉर्म ऑपरेशन, जैसे कुछ डिस्प्ले करवा दिया, कोई फंक्शन कॉल हो गया। इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन करेगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और लास्ट में जो प्रोग्राम को एंड करवा देगा। मतलब कि प्रोग्राम एंड हुआ तो जो मेमोरी में स्टोरेज था, मतलब कि अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ तो आपको बोले थे मेमोरी खाएगा वो, तो लास्ट में हमको कोई तो चाहिए, नहीं तो मेमोरी भरा हुआ रहेगा। तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर जो है उस मेमोरी को क्लीन कर देता है। सिंपल भाषा में, जन्म हुआ कंस्ट्रक्टर के द्वारा, काम किया फंक्शन के द्वारा, और मर गया किसके द्वारा, डिस्ट्रक्टर के द्वारा। बस इतना सा समझिए। छठा है नेम स्पेस एंड रेफरेंस। नेम स्पेस is used to avoid name conflict between variable function और class having the same name in large project। कि एक ही प्रोजेक्ट में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो नाम जो है ना सेम ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं। नेम स्पेस एक नाम का डब्बा होता है ताकि दो चीजों के नाम सेम होने पे टकराव ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नेम स्पेस ए इंट वैल्यू 10। अब देखिए क्या है कि इसमें भी वैल्यू कर रहे हैं और नेम स्पेस बी में भी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, इंट वैल्यू।
अब अगर हम कहीं पे सिर्फ वैल्यू कॉल कर लेंगे तो हम क्या फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि वैल्यू दोनों जगह है, हमको पता कैसे चलेगा भाई। तो हम नेम स्पेस यूज करते हैं। नेम स्पेस अब यहाँ पर ए रख दिए, ठीक है। अब जब हमको वैल्यू लेना होगा ए वाले का, तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉलन 2 बार और वैल्यू। तो हमको इसका वैल्यू प्रिंट करवाएगा, क्योंकि हम ए को यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं कि नेम स्पेस ए से लेके आओ। बी का करना होगा तो बी से ले, जबकि हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं नाम है दोनों का, इंटीजर का जो नाम हम रखे हैं वो वैल्यू ही रखे हैं दोनों में, लेकिन नेम स्पेस के कारण ये बच रहा है। अगर सिंगल ऐसा कर देते हम तो फंस जाते, नेम स्पेस नहीं रखते। मान लीजिए बड़ा सा प्रोजेक्ट, एक ऊपर भी हम इंट वैल्यू इक्वल टू कुछ दे दिए, नीचे भी इंट वैल्यू करके कुछ दे दिए, और हम वहां से वैल्यू को कॉल करवा रहे हैं नीचे। हमको तो चाहिए जस्ट ऊपर जो अभी डिफाइन किया उसको, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि हम पहले भी ऊपर भी कर चुके हैं, हमको याद ही नहीं था, तो वहां पे मैटर फंस जाता है। इसलिए हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं कि डब्बा बाय डब्बा काम हो अपना। मान लो अगर कहीं हम फंस भी गए कुछ तो नहीं होगा कोई दिक्कत, सेम नाम रख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अवॉइडिंग नेम कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग नेम स्पेस। अगर दो लोगों ने वेरिएबल नाम वैल्यू रखा है तो ये तो अभी बता दिया आपको, बार बार क्या ही। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है भाई? ए रेफरेंस इज एन एलियास निक नेम फॉर अनदर वेरिएबल, नो न्यू मेमोरी इज क्रिएटेड। समझ के देखिए, जैसे आपका नाम कुछ भी हो गया, अभी जितने ग्रुप में है सबका कुछ ना कुछ घर का एक छोटा सा नाम होगा। अगर आपका नाम सत्येंद्र है तो लोग सत्तू बोल देते हैं, सत्तो बोल देते हैं। किसी का नाम कुछ भी महेश है तो कुछ भी माही बोल दिया, जैसे महेंद्र सिंह, महेंद्र है तो माही बोलता है। एक शॉर्ट नेम निक नेम बना देना, उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देखिए इंट x में 10 हमने डाल दिया। अब इंट ये रेफरेंस हमने कर दिया x को। अब क्या है कि रैप के अंदर अगर हम 20 डालेंगे तो एक तरीके से वो x के अंदर ही डाल रहे हैं, क्योंकि x का ही दूसरा नाम हमने निक नेम रख दिया है रैप। गौर से देखिए, रैप के अंदर 20 गया और यहाँ पर अगर हम x को प्रिंट करवाएंगे ना भैया, तो वो रैप का वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है। आप सोचेंगे कि भैया यहाँ से 10 प्रिंट करवा देगा क्योंकि x का वैल्यू हम 10 असाइन किए हुए, नहीं। रैप के अंदर जो वैल्यू है, रैप x का ही तो दूसरा नाम है, तो x के अंदर ही वो चला गया वैल्यू, तो प्रिंट होगा 20। डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड पॉइंटर। सिंटेक्स क्या होता है? इंट एंड आर, मतलब यहाँ पे रेफरेंस का नाम इक्वल टू जिसको हम रेफर कर रहे हैं वो। पॉइंटर में क्या होता है? इंट स्टार पी इक्वल टू आपका एंड और x। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मेमोरी। रेफरेंस में कोई नया मेमोरी अलॉटमेंट नहीं होता, लेकिन पॉइंटर में क्या होता है? न्यू मेमोरी फॉर पॉइंटर के लिए हमको देना पड़ता है। इसमें रेफरेंस में नल अलाउड नहीं है, मतलब कि खाली वैल्यू नहीं जाएगा यहाँ पे, पॉइंटर में खाली वैल्यू भी जाएगा। रीअसाइनमेंट में नॉट अलाउड है और पॉइंटर में अलाउड है। यूज एलियासिंग, और ये एड्रेस मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है पॉइंटर। इसको सिर्फ नाम के लिए हम दूसरा नाम देने के लिए यूज करते हैं रेफरेंस को, और पॉइंटर यूज करते हैं एड्रेस मैनिपुलेशन के लिए। अब है 7वां टॉपिक, क्लास मेथड एंड मेथड ओवरलोडिंग। ये क्या होता है भाई? यू कैन डिफाइन मेथड फंक्शन either inside the class or outside the using the scope resolution operator। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको TRE 2 में पूछा था और बहुत कंफ्यूजन हुआ था। किससे? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के कारण। कैसे? कि यहाँ पे 2 बार ऐसे दे दिया, लोगों को लग रहा था ये मिस्टेक हो गया, और वहां बहुत क्वेश्चन गलत किया था। तो एक्सेस रेजुलेशन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करके क्या कर सकते हैं हम, जो है फंक्शन को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो 2 बार कॉलन है ये एक्सेस रेजुलेशन ऑपरेटर कहा जाता है। एक्सेस नहीं, स्कोप रेजुलेशन। अब देखिए, अब इसको तो क्या समझाएं आपको, आधा लोग तो समझेगा ही नहीं। चलो एक बार बताते हैं। पब्लिक है, एक हमने बनाया फंक्शन void show, और इसके अंदर क्या होगा कि हम इनसाइड क्लास प्रिंट करेंगे। फिर एक हमने void डिस्प्ले बनाया। अब हम क्या करते हैं, void स्टूडेंट बनाते हैं और डिस्प्ले को स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू हम इसको आउटसाइड क्लास में कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं काउट, मतलब कि सी आउट आउटसाइड क्लास।
बस ये इसका कहानी है। अब इसका आउटपुट ये सब समझने जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा। बस ये समझिए कि मेथड जो होता है ना, मेथड या फंक्शन कहिए, मेथड फंक्शन, ये जो है ये क्लास के अंदर भी डिफाइन हो सकता है या क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू। और ये कैसे होता है, 2 बार हमको कॉलन देना, इसका नाम है कॉलन, और ऐसे करके ऐसे वाला जो साइन होता है इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। तो ये 2 बार कॉलन देके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड क्या होता है भाई, स्टैटिक मेथड पूरे क्लास से जुड़ा होता है, किसी ऑब्जेक्ट से नहीं। इसे ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही कॉल किया जा सकता है, बस इतना सा समझिए। फिर आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही नाम के कई फंक्शन लेकिन पैरामीटर अलग अलग। जैसे एक है इंटीजर सम, ये क्या करेगा, इंट ए और इंट बी को ये सम कर रहा है, ठीक है। फिर हम डबल सम कर दिए, इसमें डबल वैल्यू डालेंगे, उसको भी सम करेगा। एक हो गया इंट सम जिसमें कि 3 संख्याओं को जोड़ रहा है, तो एक ही नाम के हमने कितने बना दिए, 3 फंक्शन बना दिए, ठीक है। बस हमने क्या किया, पैरामीटर चेंज किया है। अब इसका रूल्स कुछ होता है, जैसे रूल्स ऑफ मेथड ओवरलोडिंग में सेम मेथड नाम होगा, डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर हो सकता है, रिटर्न टाइप अलोन कैन नॉट डिस्टिंग्विश। जैसे नाम सेम रहेगा लेकिन इनपुट अलग अलग होगा, रिजल्ट फिक्स है, यही है मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है। अब आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एक देसी एग्जांपल समझिए, तो जैसे कुछ चीजें आपको विरासत में मिलती है, जैसे कि आपके दादाजी का कुछ ना कुछ, चाहे प्रॉपर्टी कहिए चाहे गुण कहिए, आपके पिताजी में होगा और आपके पिताजी का गुण आप में होता है नॉर्मली। तो ये जो चीजें हैं ये होता है इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास की चीजें विरासत में लेती है। दादा का बाप में आता है, बाप का बेटा में आता है, इस तरीके से चीजें आपको कहलाती है इनहेरिटेंस। बस इतना से समझ के चलिए, हेरिडिटी वाली चीजें यहां पे होती है, ठीक है, विरासत वाला, अनुवांशिक कह सकते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, सिंगल, जैसे 1 पेरेंट का 1 चाइल्ड, ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस हो गया कि एक पेरेंट है एक चाइल्ड है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक मैनी पेरेंट 1 चाइल्ड, जैसे मम्मी पापा दोनों का एक ही चाइल्ड है। मल्टी लेवल मतलब चेन ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे दादाजी हो गए, आपके पिताजी हो गए, फिर आप आए, मल्टी लेवल हो गया। हिरारिकल क्या हो गया कि 1 पेरेंट मैनी चिल्ड्रन, मतलब आपके पिताजी उनके 2 बच्चे, आप और आपका भाई आपकी बहन, तो इस तरीके से हिरारिकल हो गया ये। हाइब्रिड में क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, ये 3-4 जो आप पढ़े इनका कोई कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड, मतलब मिक्स ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल का। अब चलिए पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या होता है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज के कई रूप। जैसे एक आदमी बेटा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, और कोई कर्मचारी भी हो सकता है। सिंपल अगर समझा जाए, आप अपने पिताजी के लिए बेटा है, ठीक है, अपनी वाइफ के लिए अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप क्या है, हस्बैंड है, और अपने गर्लफ्रेंड के लिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो क्या है, बाबू है, यही होता है। तो एक चीज के कई रूप होना ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म मींस सेम फंक्शन बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक ही फंक्शन है लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता है, डिफरेंट बिहेव करता है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कंपाइल टाइम मेथड, ये तो अब क्या बताऊं मैं। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अगर देखा जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया कि मान लो एक ही चीज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है भाई। रीयूजेबिलिटी होगा, अगर अलग अलग तरीके से हम काम करवा सकते हैं उससे तो रीयूज कर सकते हैं बार बार। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब कि अगर वो एक ही आदमी अलग अलग चीजें कर रहा है तो उसको एक्सटेंड करके हम बहुत चीज करवा सकते हैं। क्लीनर डिजाइन हो जाएगा, मतलब एक जगह लिखें उसी से हम सारा कुछ काम कर रहे हैं।
अब इसका देसी एग्जाम्पल, पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा है जैसे टीवी रिमोट वही बटन अलग अलग डिवाइस को अलग अलग काम करवा सकता है। जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही रिमोट से अलग अलग चीज चल जाता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म टाइप का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये क्या होता है भाई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिससे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बस बेस के रूप में यूज करते हैं। समझिए थोड़ा सा गौर से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड एंड मे कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बस बेस के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ आएगा। यहां पे देखिए एक क्लास बनाया वर्चुअल वॉइड एरिया नाम से, ये प्योर वर्चुअल है, इसको वैल्यू हमने 0 दे दिया। अब एक क्लास बनाया सर्किल पब्लिक से। अब ये जो 0 वाला जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ एक बेस के लिए, मतलब 0 से हम इसको कंसीडर करेंगे, इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन 0 से कंसीडर करेंगे, एक बेस बनाए। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझे तो कोड में तो यही तो दिक्कत है कि बिना सीएस वाले लोग हैं आप लोग तुरंत मतलब बोर होकर साइड हट लीजिएगा। कोड में हमको समझाने में भी डर लग रहा है आप लोगों को। यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर बात करें, फॉर बेस टेम्पलेट के लिए यूज होता है, फॉर इन्फोर्सिंग रूल एवरी डिराइव्ड मस्ट डिफाइन सर्टेन फंक्शन यूज इन फ्रेमवर्क एंड एपीआई। हिंदी एग्जाम्पल में समझिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक डिजाइन ब्लूप्रिंट है, जैसे घर की मैप फाइल। असली घर ऑब्जेक्ट, असली घर नहीं है लेकिन एक ब्लूप्रिंट है कि मैप है, ये बस ये मान के चलिए। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि मान लीजिए गलती ना हो जाए, उसको पकड़ना। गलती हो गया है तो कोड मेरा ऐसा नहीं कि पूरा सारा सिस्टम ही खराब हो जाए, अगर गलती कहीं पे कुछ हो भी रहा है तो उसको वो स्मूथली बाईपास करे। ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए कि गलती हो सकता है, मानते हैं गलती हो सकता है, उसको सही तरीके से हैंडल कर ले। ठीक है, गलती को पकड़ भी ले और हमको बता भी दे। तो एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग यही चीज है, ये गणित इसका। हिंदी भाषा में समझिए, एक्सेप्शन मतलब प्रोग्राम में चलते समय की गलती जिसे पकड़कर संभाला जा सके, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें कैसे काम करते हैं? ट्राई, थ्रो और कैच ब्लॉक से हम लोग मोस्टली काम करते हैं। ट्राई कैच थ्रो मैकेनिज्म से काम करते हैं। कैसे? ट्राई का काम होता है जहां गलती हो सकती है। मान लीजिए एक कोड है, ये देखिए, ये ट्राई ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ यही है मेन कोड मेरा। ठीक है, यहीं पर गलती होने की संभावना, यहीं अगर मेन काम हो रहा है तो यहीं गलती होगा। अब गलती भेजना मतलब अगर गलती हुआ है तो ये थ्रो कर देगा। देखिए 10 को यहां पे कह रहा है कि 0 से डिवाइड करो, तो ये एक तरीके से गलत है। 10 को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, अभी आपको देख ही देते हैं। यहां पे कुछ कैलकुलेटर 10 लिए, भागा दिए 0 से, क्या आंसर आएगा? कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। ये एक तरीके से गलती है। ठीक है, अगर हम इसको हैंडलिंग नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम खराब कर देगा, क्योंकि वो एक तरीके से हमको तो वहां पे इंटीजर वैल्यू कुछ दिखाना था उसको, लेकिन यहाँ पे मामला फंस गया भाई, क्योंकि वो डिवाइड कर ही नहीं रहा है। डिवाइड करेगा तभी तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि अगर बी का वैल्यू 0 है तो थ्रो करो उसको, डिवीजन बाय 0 दे रहा है भाई ये। ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ आ रहा है अपने पास तो ये आगे फॉरवर्ड करो फटाक से, तो गलती को भेज दिया। और इसके नीचे है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक क्या करता है कि एरर दिखा देगा, गलती पकड़ के हमको दिखा देगा। ये पूरा कहानी है ट्राई, थ्रो और कैच का। इन तीनों मैकेनिज्म से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हो सकती, मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है कि बार बार हम चीजें लिख रहे हैं, कहीं पर इंटीजर वैल्यू से रिलेटेड लिख रहे हैं, कहीं पे नॉर्मल कुछ और एरर से कैच हम डिफाइन कर रहे हैं। फिर एक नेस्टेड होता है कि एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई, कि मान लो ये फंक्शन काम किया, इसके बाद दूसरा उसके अंदर फंक्शन फिर एक ट्राई लगा दिए, तो ये हो जाएगा नेस्टेड ट्राई कैच। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैश। अब मान लीजिए अगर ये चीज नहीं करते हैं तो आधे रास्ते में जहां पे एरर आया वहां से प्रोग्राम बंद ही हो जाएगा, एक तरीके से हैंग ही हो गया सिस्टम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां हमको चीजें बताना तो चाहिए कि भाई दिक्कत क्यों आया।
है ना, इस कारण से यहाँ पे रुका है कहानी, और आगे प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वहां से वो मैसेज पास करके आगे बढ़ गया। हैंडल अनएक्सपेक्टेड इनपुट, मतलब कि अगर कुछ फालतू वालतू इनपुट दे दिया जिससे कहा कि हम कैलकुलेशन या प्रोसेस कर ही नहीं सकते, तो उसको हैंडल कर लेता है ये। इंप्रूव रीडेबिलिटी, कीप प्रोग्राम फ्लो स्मूथ, प्रोग्राम का जो फ्लो है वो स्मूथ बनाता है। ट्राई कैच ऐसा है जैसे सीट बेल्ट के तरह यूज में ये करते हैं, जैसे अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी जाए मान लीजिए, तो आपका जो है आपको कोई नुकसान नहीं होगा, गाड़ी को जो नुकसान होना था वो समझ लिए, आपको नहीं होगा, आपको सेफ रख लेगा एक तरीके से। तो वही है, ट्राई कैच ऐसा है कि अगर गलती से कुछ मामला खराब भी हो जाए तो प्रोग्राम नहीं टूटेगा, प्रोग्राम फंसेगा नहीं, वो प्रोसेस करता रहेगा। ऐसे नहीं कि सिस्टम हैंग हो गया, माउस ऐसे से कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, या कोई एरर ही नहीं दे रहा, आप घूमे जा रहे हैं, क्या हो गया। तो इन सब से बचने के लिए ट्राई कैच ये सबको हम लोग यूज करते हैं। बस इतना ही कहानी था इसका, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक का हम थ्योरेटिकल आपको बता दिए, प्रोग्राम बेस हम नहीं बताए। बहुत लोग कमेंट करेंगे, हमको पता है कि प्रोग्राम वाला, देखिए प्रोग्राम वाला अभी इतना टाइम नहीं है, और अगर हम बताने जाए तो बहुत डिटेल में फिर हम बताएंगे। अगर आप लोग को चाहिए डिटेल में तो बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं, आप लोग ऐसे भी देख नहीं पाइएगा। तो उससे बेटर है कि जितना बताएं इतना पढ़ लीजिए, इससे 2-3 अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो मुश्किल से आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता दिए वही चीज़ फिर आगे प्रोसेस करेंगे। कि संडे को टेस्ट है अपना, और एक पेड टेस्ट भी 10 टेस्ट का हम कंबाइन करके ला रहे हैं, कल आपको वो भी पब्लिश कर देंगे, तो जिनको भी लेना होगा वो जुड़ जाएंगे हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब दबा के मारिए।